जब मैंने स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी, सब मुझे बोल रहे थे कि सौम्या नहीं कर पाएगी। एक तो हिंदी मीडियम का वो जो टैग है ना, तो हो जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस तो लूज करता ही करता है। मुझे ऐसा था कि मैंने एक तो सूर्यवंशम फिल्म भी देखी थी। वो तो आती ही रहती थी हर दिन। अक्सर आया करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि आईएएस तो बनना ही था, बट मैंने वो फिल्म्स के पोस्टर्स, बैनर्स, तो लगा कि नहीं, यही तो मुझे चाहिए था, मैं इसीलिए आई हूँ। ऑडिशन के लिए कौन कौन से प्रोडक्शन हाउस गए जो याद? मैं 1 महीने में जितने आरामनगर और जितने अंधेरी में प्रोडक्शन हाउस है, सारे प्रोडक्शन हाउस में। मेरा पहला ब्रेक, मेरा डेब्यू फिल्म साउथ की थी, और उसी टाइम मैंने रक्षाबंधन भी की थी अक्षय कुमार के साथ। अमिताभ बच्चन सर मेरे लिए बचपन से आइडल रहे हैं। अभिषेक सर का नेचर, मतलब वो दिखते रफ टफ हैं, लेकिन वो जब बात करते हैं ना तो बहुत फनी है। कास्टिंग काउच का अक्सर होता है कुछ ऐसा? लड़के जैसे चिढ़ाते रहते हैं कि हमारा दिमाग घुटनों में होता है, बट ऐसा होता नहीं एक्चुअली। उम्र मायने नहीं रखती सफलता हासिल करने के लिए, बस चलते जाइए, मंजिल एक दिन जरूर कदम चूमेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं इस वक्त एनवीएफ न्यूज। ये पंक्तियां मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज जिनसे आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उनकी उम्र महज 24 साल है, लेकिन सफलता जिस तरीके से हासिल कर रही हैं, काबिले तारीफ है। एक्टर हैं, मॉडल हैं और प्रोड्यूसर हैं। नाम है सौम्या पांडे। बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते। सबसे पहला सवाल यह है कि जब एक युवा सोचता है कि करना क्या है, उस दौरान आप यहां तक कैसे पहुंचे? 24 साल उम्र, हालांकि लड़कियों की उम्र नहीं बतानी चाहिए कहते हैं, लेकिन 24 साल उम्र। 24 साल जो होते हैं वो पता नहीं चलते हैं जब आप स्टार्ट करते हो। मेरे करियर की स्टार्ट मैंने 17 इयर्स से कर दी थी, जब मैं कॉलेज के लिए बाहर गई। और कॉलेज से जब मैं पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर थी, और स्पोर्ट्स प्लेयर होने के कारण मैं काफ़ी से बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी, ये सारे मैंने प्ले किए हैं गेम्स। बट कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मेरे टीचर्स को लगा, क्योंकि मैं बीए से थी, तो अक्सर क्या होता है, जो ग्रेजुएशन बीए से कोई करता है तो उनको लगता है कि इनको सिर्फ बस इनको शादी करनी हुई, या इनकी फैमिली वाले चाहते हैं कि सेटल हो जाए और आगे कोई करियर नहीं है। तो मेरा ऐसा नहीं था, एक्चुअली मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था। बट फिर मेरे टीचर मुझे बहुत मानते थे, और बीए स्ट्रीम से होने के कारण मेरे टीचर्स का कहना था कि यार सारी लड़कियां जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, फ्रेशर पार्टी होने वाली है, मेरा फर्स्ट ईयर था, तो तुम क्यों नहीं करती हो, हमारी स्ट्रीम से भी तो कोई होना चाहिए। और फिर उस दौरान उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती किया कि जाओ, नहीं तुमको करना है, एटलीस्ट एक लड़की तो होनी चाहिए जो बीए से जाए और पार्टिसिपेट करे मॉडलिंग में। तो मैंने कहा ठीक है, जाती हूँ। और मैं आई, मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद, क्योंकि हमेशा शूज़ ही पहने हैं, आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो, आपको क्या पता कि कैसे कर्व होने चाहिए, कैसी वॉक होनी चाहिए, कुछ भी नहीं पता था। और मैं सीधा चली गई। मेरे टीचर्स ने, मैम ने बोला कि सौम्या गो देयर, आप साइड हो जाइए। मैं कहा ठीक है मैम, ओके। फिर उसके बाद में मुझे नहीं पता था कि वो लिस्ट, ये वाली जो लाइन है ये है जो सिलेक्ट हो गए हैं, और इस साइड जो लाइन है वो जो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो। मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद में कुछ नहीं, मुझे पता था ये रिजल्ट आने वाला है। मैं वापस आ गई। जब मैं नीचे उतरी तो मेरी जो मैम थी, उन्होंने बोला कि सौम्या कम। मैंने कहा ओके मैम, क्या हुआ? तो बोलती कि कल से जो है, इतनी अच्छी हाइट है तुम्हारी, तुम्हारी आईज अच्छी हैं, कल से तुम रेडी होकर के प्रॉपर मुझे वर्कशॉप के लिए मिलो। मैंने कहा ओके। फिर मैं जब नेक्स्ट डे गई तो मेरे टीचर्स, मेरे क्लासमेट जितने भी थे, वो मुझे पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि मैं हमेशा जूड़ा बन बनाया और सैंडल जूते पहनती थी। और फिर जब नेक्स्ट डे गई वर्कशॉप अटेंड की, मुझे बहुत सुनना पड़ा। पर धीरे धीरे जो है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे मुझसे कोई बात नहीं करता था, क्योंकि बीएससी बीकॉम सारा मेरा गर्ल्स कॉलेज था।
और वो गर्ल्स कॉलेज में क्या होता है कि लड़कियों का मतलब आप देखोगे ना एक से एक लड़कियां होती हैं, फैशनेबल, स्टाइलिश, बोलना, बातचीत करना। और मैं बोलती नहीं थी, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल, आपने जिक्र किया ग्रेजुएशन का कि बीए था। हालांकि समाज में जो बीए करता है, आपने भी जिक्र किया कि देखा जाता है ठीक है कुछ नहीं Exactly. करेगा। आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे? मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर से बीए किया। हाँ, तो ये जो बीए कर रहे हैं उनके लिए भी ये सलाह है कि भाई आप कहीं पहुंच सकते हैं, आपको भले हीन भावना से देखा जाए। लेकिन यूपी, एमपी, फिर मुंबई, ये सफर कैसे पूरा तय हुआ? मेरा बर्थ प्लेस यूपी है, पर मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है। बर्थ प्लेस कहाँ यूपी में? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से मैं भी हूँ। अरे वाह। कोइंसिडेंस। हाँ, प्रतापगढ़, अक्सर प्रतापगढ़ को राजा भैया के नाम से जाना जाता है। तो फिर प्रतापगढ़ में मेरा जन्म हुआ और फिर मेरे फादर पुलिस में हैं, तो उनकी जॉब, पहले वो सीआरपीएफ में थे, फिर जॉब उनकी एमपी में रही। तो हर 2 साल में मैं स्कूल भी चेंज करती थी और जगह भी चेंज करती थी। मैंने 12th क्लास से 6 स्कूल बदल दिए थे। तो इतना शायद इतना वेरिएशन किसी की लाइफ में 20-25 साल में भी नहीं होता है, जो मैं 15 साल में देख लिया मैंने। और फिर एमपी में स्कूलिंग हुई मेरी, और बचपन से, क्योंकि मेरे फादर भी पुलिस में थे और वो भी काफ़ी स्पोर्ट्स प्लेयर थे, वो पूरे मतलब उनका कल्चर बहुत स्ट्रांग था। उनकी एंकरिंग बहुत अच्छी है, वो बोलते बहुत अच्छा है, वो मन संचालन भी करते हैं, वो स्पोर्ट्स में भी खेला है। तो अक्सर उनका एक वो हुआ करता था कि नहीं, हमारे बच्चे हैं, उनको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो बचपन से अगर मेरे हैंड के थोड़ी सी भी मसल, ये स्किन लूज होती थी, बोलती सुबह उठो, 4 बजे 5 बजे उठा देते थे और 6 बजे हमको स्टेडियम के लिए भगा देते थे कि जाओ वहाँ पर। लेकिन जब आपने एक्टिंग, मॉडलिंग चुनी, तब सपोर्ट मिला फैमिली का? नहीं, स्टार्टिंग में बहुत था। और मेरा अक्सर ऐसा होता था, मेरे फादर, जब मैं कुछ अच्छा कर रही होती थी, जब मेरा सिलेक्शन हो जाता था स्टेट लेवल पे या कुछ, जैसे मुझे घर से बाहर जाना होता था, बेटा अच्छा नहीं है नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे करते थे। फिर मुझे लगता था पता नहीं कुछ होगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो इसी मतलब मैंने सीखा बहुत कुछ, किया बहुत कुछ, लेकिन मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाई। फिर मैं जब कॉलेज के लिए मेरी 12th कंप्लीट हुई, 12th मेरा मैथ से था, और 12th कंप्लीट होने के बाद मैं जबलपुर गई अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, और फिर वहाँ पर जाने के बाद मैंने ये ग्रेजुएशन किया। तो उसी दौरान जब मेरा फर्स्ट ये फ्रेशर का आपको मैंने जो बताया, ये फिर उस दौरान मुझे, जब मैंने स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी, सब मुझे बोल रहे थे कि सौम्या नहीं कर पाएगी। एक तो हिंदी मीडियम का वो जो टैग है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस तो लूज करता है, बट आप ना जब अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठते हो तो वहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि आप उस जगह पे फिट नहीं होते हो। तो कई जगह पे वो आपको बैकवर्ड कर देता है। बट मेरा ऐसा नहीं था, मुझे ये था कि चलो मुझे बोलना नहीं आता, मुझे करना आता है, मैं करके दिखाऊंगी। तो मैंने फिर उसके बाद में फ्रेशर पार्टी में मैं टॉप आई। मुझे वहाँ पे मतलब मिस फ्रेशर का मुझे टैग मिला। जो लड़की फर्स्ट डे चल नहीं पा रही थी, वो उस ट्रॉफी लेकर के गई। और जब मैंने जब मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस था, वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैंने एक तो सूर्यवंशम फिल्म भी देखी थी वो तो आती ही रहती थी हर दिन। अक्सर आया करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि आईएएस तो बनना ही था, बट मैंने वो फिल्म देखी थी। फिर मैंने उनको जो एक्ट्रेस थी, मैंने उनको देखा, वो फिल्म में मैंने देखा कि ये तो मतलब एक्टिंग तो करी, और इनका तो मतलब, आप अगर मुझे करना है, जो मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, मैं आईपीएस कुछ भी बनना चाहती हूँ, तो मुझे एट द एंड मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो अब मैं, क्योंकि जब बचपन में रहते तुमको पता होता है कि आईएएस से बहुत बड़ा जिले का ऐसा है, तो जिला तुम्हारे अंदर होता है। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं एक्ट्रेस बन गई तो पूरी दुनिया मेरी है, और प्लस मुझे कैमरा भी, मतलब मैं एक्टिंग के दौरान मैं आईएएस भी बन जाऊंगी, क्योंकि मैं दो कंफ्यूज रहती थी, आईएएस बनूं आईपीएस बनूं, क्योंकि वर्दी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आईएएस का वो एक अलग वो रहता था। तो सूर्यवंशम देख के ये ख्वाब आया था? हाँ, तो ये मुझे लगा कि जब वो फ्लैश लाइट्स ऑन हुई स्टेज पर, और जब मेरे सामने कैमरे थे, 1000 लड़के लड़कियां पेरेंट्स बैठे हुए, वो फ्लैशेस दिखे मुझे लगा कि ये तो कुछ अलग ही है। ये कॉन्फिडेंस मुझे कभी पहले फील नहीं हुआ। और वो जब लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए आए, और मैं जैसे ही वहां से निकली, स्टेज से बाहर निकली, और मैं फाइनल ट्रॉफी लेकर के जा रही थी, वहां पे ऑडिटोरियम है जबलपुर में, वहां पे पूरा कांच का बना हुआ है।
तो जब अक्सर हम देखा करते जब भी रेड कारपेट होता है हमारे बॉलीवुड में या फिर कांस फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें कैसा मिरर होते हैं और फिर लोग फ्लैश लाइट्स होते हैं, तो मैंने वो चीज़ देखी, वो मेरे लिए हो रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे एक्टिंग करनी है, और फिर अगर मुझे आईएएस और आईपीएस और मुझे समाज के लिए कुछ करना है वो मैं कहीं से भी कर सकती हूँ। इसमें मेरा स्कोप और भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि मुझे लोग अब नेशनली जानेंगे अगर मैं एक्टिंग को चूज करती हूँ। और प्लस मुझे जो एक क्षेत्र नहीं, मैं पूरे इंडिया को या मैं जहाँ पे भी कुछ काम करना चाहती हूँ उससे ज्यादा मेरे पास स्कोप है। तो इस तरीके से मेरा मॉडलिंग जो है वो शिफ्ट हो गया एक्टिंग में, और मेरा जो आईएएस पीसीएस का सपना था वो भी इसी तरीके से मोल्ड हो गया। बट उस दौरान मेरी फैमिली में ऐसा हुआ कि तुम वहाँ पढ़ने गई हो तो फिर ये मॉडलिंग कैसे है? तो पापा को लगा, पहले तो उन्होंने ऐसे लिया कि चलो ठीक है, कुछ दिन के लिए होगा, इंटरेस्ट है, शौक होगा, शौक है, कर रही है। जैसे मैंने एक्टिंग पे वो डांस भी करती थी, गेम्स भी खेलती थी, तो उनको लगा कि ये भी होगा शौक। बट उनको ये आइडिया नहीं था कि मैं जो है इतनी इस चीज को इतना प्रोफेशनली ग्रैब करूंगी। जब पहली बार आपने घर पे बताया मुंबई आने के लिए ठानी, तब फिर क्या था घर पे माहौल? एक्चुअली उस टाइम पे मुझे क्या है कि मैंने मिस एमपी और मिस जबलपुर और बहुत सारे फैशन शो कर लिए, फैशन आइकन ऑफ द ईयर, और मतलब और मैं शो डायरेक्ट भी करने लग गई, शो जज भी करने लगी। उस टाइम मैं 17-18 की थी उस टाइम। फिर मुझे लगा मेरे लिए तो सब खत्म हो गया यहाँ पे, अब क्या करूँ यहाँ। तो मैंने पापा को बोला, मेरा 3rd ईयर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, तो मैंने पापा को बोला, पापा अब यहाँ पे ना मेरे लायक कुछ नहीं बचा है, मुझे अब इससे ज्यादा चाहिए, और यहाँ पे मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया। तो पापा बोले तो करना क्या चाहती हो? मैंने कहा कि पापा मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मुंबई जाना है, मॉडलिंग मुंबई में करनी है मुझे। तो पापा ने बोला कि तुमको पता भी है मुंबई इतना बड़ा शहर है, कैसे करोगी, क्या करोगी? नहीं, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो। तो वो मतलब इतना ही हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ। फिर उसके बाद में मैं घर चली गई क्योंकि मेरे 3rd ईयर कंप्लीट हो चुके थे, और फिर घर में जाके डिसाइड करना था कि अब इसके आगे क्या करना है। मेरे फादर एग्री नहीं थे, उन्होंने मतलब सीरियसली वो एग्री नहीं था, मैं हूँ थोड़ी सी जिद्दी। मैंने अपनी टिकट्स करवा ली मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, आपको आना है तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पापा को लगा कि अब तो ये मतलब ऑलमोस्ट मेरी टिकट आ चुकी थी, 2 दिन बाद मेरी जो है ट्रेन थी, और फिर एक दिन रह गया था। तो फिर पापा आए, बोले कि तुम मानोगी तो नहीं, तो मेरी भी टिकट करा दो, चल के छोड़ देता हूँ। कौन सी ट्रेन से आए थे? हम आए थे गरीब रथ बहुत फेमस है। जब मुंबई आप आ गए गरीब रथ से, तो उसके बाद कैसे सरवाइव किया? पहला दिन कैसे था मुंबई में पहली बार जब आया था? वो मैं अभी भी सोचती हूँ, मुझे हंसी आती है जो पहला दिन था। जैसे कि आपको बताया मैंने, जबलपुर से मैं मुंबई आई हूँ, तो मेरा आधा सामान जो है, अक्सर जो हम लोग फर्स्ट टाइम नहीं करते, हमको पता नहीं होता, मिडिल क्लास है, तो जबलपुर में बहुत सारा मेरा सामान ऑलरेडी था। और फिर घर से आप निकल रहे हो तो मम्मी पापा की, हमारे नॉर्थ साइड में होता है कि तुम चने भी लेकर के जाओ, और जो है मतलब 1 महीने का पूरा जो है सामान राशन बांध देते हैं। और मैं उनको बोल रही थी, पापा मम्मी वहां पे मिलता है सेब अनार जो जो हो सकता, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वहां मिलेगा ही नहीं कुछ भी। उन्होंने इतना सारा सामान बांध दिया एक्चुअली। और फिर मेरा जबलपुर में भी बहुत सारा सामान था। मैं जब मुंबई में उतरी हूँ तो वो मेरे पास में 8 बैग थे, और फिर उसके बाद मुझे वैन करनी पड़ी। हम लोग वैन से आए हैं, दादर उतरे थे और दादर से हम आए हैं, और फर्स्ट डे मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या है ये, तो बहुत ही इतनी भीड़ तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। अलग ही दुनिया है। और मतलब सब ऐसे स्टेशन पे अलग से चिल्ला रहे हैं, ये है वो है, मतलब एक अलग ही इतनी भीड़, बहुत ज्यादा। और फिर यहाँ पे देख रही हूँ बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी, और जो फिल्म्स के पोस्टर्स बैनर्स, तो लगा कि नहीं यही तो मुझे चाहिए था, मैं इसीलिए आई हूँ। फिर इसके बाद मैं जब आई तो हमें ना आइडिया नहीं होता है कि मुंबई में कहाँ रहना है, क्या करना है। तो फेसबुक पे हमने देखा था घर, पापा ने भी बहुत सारे कॉल्स किए थे, और उन्होंने भी पूछा था, मैंने कुछ रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा नहीं पापा मैं जा रही हूँ तो मैं अपने उससे जाऊंगी, मैं रिलेटिव्स के वहाँ पे तो मुझे नहीं फिर उसके बाद में मैंने फेसबुक पे कुछ घर का पता लगाया, तो मैं एक अंधेरी में आई। मैं अंधेरी में मैं जब उस जगह पर गई तो मैं जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, उन्होंने बोला कि आइए अंदर दिखाते हैं। पहली बात तो ये हो कि हमारी जो वैन थी
बैग ऊपर रखे हुए थे और सब हम लोग जैसे ही उतरे, मैं थी, मेरे फादर थे और मेरे साथ एक और एक लड़की मेरी फ्रेंड ही थी, वो भी आई हुई थी साथ में। हम जैसे ही उतरे हैं सबको पता चल गया कि ये नए नए गांव से आए हैं। मतलब इतना सारा सामान कौन लेकर के आता है। और सारे जो ब्रोकर्स, यहाँ पे ब्रोकर्स का बहुत चलन है मुंबई में, तो सबको पता चल गया कि आज हमारे अच्छे अच्छे वो मिल गए हमको, कस्टमर। हाँ, एक कस्टमर हमको अच्छे मिल गए हैं और इनको भी कुछ नहीं पता, ये 8 बैग लेकर के आए, तो सोचो क्या होगा। तो फिर उसके बाद में हमने वैन हमारे पीछे पीछे चल रही थी और मैं और मेरे फादर की पर्सनालिटी में थोड़ी सी मतलब बहुत हैवी ब्रॉड है, पुलिस है, तो जब चलते हैं तो उनका एक अलग ही एटीट्यूड होता है, तो उनको देख करके लगा कि अरे ये तो और मोटी पार्टी है। अच्छा काट पाएंगे। हाँ, तो वो चीज हो जाती है। फिर उसके बाद में हम चलते जा रहे हैं, एक इधर से ब्रोकर्स आते जा रहे हैं, ठीक है, सबको पता चल रहा है कि कोई आया है और हमको भी पता चल गया कि ऐसा लग रहा है कि हमारी कोई, हम भी एक नए शहर में आए लेकिन सबको पता चल गया कि कोई तो आया है। और बिलीव नहीं मानोगे आप लोग, आप वहां पे कम से कम तो पीछे 10 ब्रोकर लग गए थे हमारे, और हमारा सामान पीछे पीछे चल रहा, हम आगे आगे चल रहे। फिर बाद में एक जगह रुके और पापा ने पूछा कि हमको इस एड्रेस पे जाना है, ये कहाँ पर है। तो अब मुंबई का स्टार्टिंग हो गया, कास्टिंग वाले मिल गए। तो वो भी समझ गए कि नए नए आए हैं, अभी इनको कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई साहब जाना कहाँ है आपको। तो मेरे फादर, अरे हम यहाँ एमपी से आए हैं और बेटी को यहाँ शिफ्ट कराना है और इस एड्रेस का वो पता ढूंढ रहे हैं कहाँ पर है। तो और फिर पापा ने पूछा कि आप कौन, बोले कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा पापा ओके ओके ठीक है। फिर उसने बोला कि लगता है कि आप लोग पहली बार आए हैं, क्योंकि मुंबई आता है तो कोई एक जो है बैकपैक लेकर के आता है, आप तो पूरा जो है गृहस्थी लेकर के आ गए हैं। तो फिर वो सिचुएशन बहुत ही अजीब थी। और फिर उसके बाद में मैं जैसे ही आगे बढ़ी, उन्होंने वो एड्रेस बताया, जो एड्रेस था, मतलब मेरी जितनी हाइट है ना उतना उनका रूम का हाइट था। और मैं जैसे ही एंटर करती तो मैं, अगर मेरी लेंथ अगर देखी जाए तो उनका रूम ही इतना था, खत्म। और फिर वो उतने से छोटे से रूम में 3 लोग रह रहे थे और मेरे लिए भी जगह थी वहां पर। वो था 7,000 का। तो मुझे लगा कि इसमें तो मैं लेट भी नहीं पाऊंगी, मेरा एक पैर कहीं दूसरे के बेड पे होगा, एक इधर रहेगा, और मेरा सामान कहाँ जाएगा। और मुझे पहली बात तो शॉकिंग लगा, मैंने कहा इतना तो हमारे घरों में वॉशरूम होता है, यहाँ पे इतने बड़े छोटे छोटे रूम में 3 लोग रह रहे हैं और उसका 7,000। मैं जबलपुर में रहती थी 2,500 रुपए में 2 BHK फ्लैट। तो मुझे लगा, और पहले भी घर से निकलने से पहले सारी चीजें डिस्कशन हो गया था कि इतना बजट आएगा घर से, इतने में करना होगा। और मैंने सोचा 7,000 में तो सिर्फ रहना है, खाऊंगी पीऊंगी, वो सब कैसे होगा। फिर उसके बाद फिर और आगे गए हम, जो और भी 2-3 क्वेरीज की थी वहां पे ही पहुंचे। फिर उसके बाद देखा कि अजीब ही दुनिया है, लोग अलग तरीके से रह रहे हैं और एक एक रूम में 6-6 लोग भी रह रहे हैं, 5-5 लोग भी रह रहे हैं, डबल स्टोरीज है। तो वो जो फर्स्ट डे था मेरे लिए ना बहुत ही चैलेंजिंग भी था और बहुत फनी भी, एक तरीके से देखा जाए कि आप नए शहर में आए हो, आपको घर पता नहीं कहाँ जाना है, लोग भी आपको अलग अलग मिल रहे हैं और ब्रोकर्स आपको पता नहीं है सिस्टम क्या होता है, और ब्रोकर्स आपके 10-10 ब्रोकर आपके पीछे चल रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको घर फाइनल करना है, और घर फाइनल ऐसे करना कि मिडिल क्लास की लड़की है और जो यहाँ पे लड़के लड़कियां भी कई जगह पीजी में साथ में रहते हैं। आप कैसे कैसे बोलोगे फादर के सामने कि पापा मुझे ये वाला घर पसंद आया है। तो वो भी एक अलग सिचुएशन होती है। लेकिन खैर बहुत ऐसे पूरा दिन हमारा निकल गया ढूंढते ढूंढते, और फिर बाद में एक जगह अच्छी लगी जहाँ पे कोई लड़का लड़की वाला सिस्टम नहीं था कि साथ में रहना है कोएट में। एक हमको रूम मिल गया था, बट वहाँ पे नीचे रहते थे। तो फिर मुझे वो डर लगा था, पापा को बोलूँ कैसे, पापा मुझे ये पसंद आया और यहाँ पे सेफ अभी, क्योंकि पापा भी छुट्टी लेकर के आए थे, पुलिस में 2 दिन की छुट्टियां थी। तो फिर मैंने कैसे कैसे करके, और पापा भी एग्री हो गए। मुझे मेरे लिए शॉकिंग था कि पापा एग्री कैसे हो सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, पापा ने बोला ओके ठीक है, जब तक नहीं मिलता तब तक यहाँ पे सेटल हो जाओ। और फिर उसके बाद में हमारा फर्स्ट डे हमने फिर वहाँ पे स्टे किया, और फिर हम वहाँ पे 1 महीने रहे हैं। मेरे साथ वो रूममेट भी थी मेरी, और फिर 1 महीने के बाद में हमने जो है दूसरा जगह देखना शुरू किया। जब सेटल हो गए मुंबई आ गए, तो कितना लंबा स्ट्रगल चला है फिर ये?
वो तो फर्स्ट डे था। मुंबई में आपको फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, आप 30 साल भी बिता दो सेम ही रहता है। आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो तो उसकी एक अलग स्ट्रगल है, आप सक्सेस हो रहे हो तो उसकी भी एक अलग स्ट्रगल है। आप जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे से मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मेरा 1 महीना निकला तो मुझे वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मिले, उसमें एक और फ्रेंड था, उसने मुझे बोला कि हमने उनसे पूछा कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं, कैसे जाना पड़ता है, क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था। और फिर बजट भी बहुत कम हुआ करता था, तो ये सोचते थे कि हमको इतने में इतना ट्रैवल करना है कि हमारा जो है सब चीज़ों से मैनेज हो जाए, खाना भी हो जाए, और कहीं मीटिंग में जाना, फिर कपड़े भी इतना तो नहीं होता है ना, कहाँ से रोज तुमको अलग अलग चाहिए, और फिर ऑडिशन देने हैं, तुम्हें कैरेक्टर कभी बहू का बनना है, तो कभी यंग लड़की, कभी कॉलेज गर्ल, तो इतने कपड़े कहाँ से लेकर आओगे। और वो तो घर में 2 से 3 कपड़े होते थे तो मम्मी चिल्लाने लग जाती थी। अब यहाँ पे जब देखे हमारे वार्डरोब 3-3 वार्डरोब भरे होते हैं तो बोलेंगे हमारी तो पूरी कमाई ऐसे चली। फिर वो वाली चीज थी। फिर ऐसे फर्स्ट मंथ ऐसे बीता और हमने ऑडिशन देना शुरू किया। और ऑडिशन में, क्योंकि मैंने कभी एक्टिंग तो की नहीं थी और मॉडलिंग करती आई थी, मुझे एक्टिंग का कोई नॉलेज नहीं था। फिर उसके बाद एक ऑडिशन गई, वो भी बहुत फनी स्टोरी थी। उन्होंने बोला कि 100 में ऑडिशन देना है, मैंने कहा ठीक है सर। तो अब क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन तो मतलब ठीक है, आपका लुक से ही देखते हैं तो ठीक ठाक तो दिखती हूँ, तो अच्छा कर लेगी तो बहुत इज्जत देते थे। जैसे ऑडिशन होता था बोलते थे कि सौम्या में बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके सर, आई नो। फिर उसके बाद में ऑडिशन हुआ तो उन्होंने मुझे बताया सौम्या आप जब एक्ट कर रहे हो ना, एक तो मेरी लैंग्वेज अवधी भी है, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप अवधी में कुछ ऐसे मुझे बताओ डायलॉग। मैंने कहा कि ठीक है। तो नेचुरल था, उन्होंने कुछ मुझे लाइंस नहीं लिख के दी थी तो मैंने इसे बोल दिया, तो वो ठीक गया। तो कोई डायलॉग फिर अवधी वाला सुनाया था, जो सुनाइए। अवधी वाला डायलॉग नहीं सुनाया था ना, नेचुरली अवधी बोलना शुरू किया, लाइक का हो, कैसे है, सब बढ़िया। तो अच्छा हमका ज्यादा दिमाग जिन खराब करा ऐसे करके, मतलब मैंने खुद ही ऐसे बना लिया। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला सौम्या यही ऐसे ही तो तुमको हिंदी में करना है। मैंने कहा सर लेकिन वैसे मुझे नहीं पता क्योंकि आपने वो लिख के दिया है ना, तो मुझे वो याद नहीं होगा, ये मेरा नेचुरल था। फिर उसके बाद मैंने बोला सौम्या जब एक्सप्रेशन दो ना, तो ये आईज, ये सारे फेशियल जो चीजें हैं वो सारी चीजें ऊपर नीचे ऐसे करके, तो मैं ऑडिशन देने लगी तो मेरे सारे ये सिर्फ 2 अब आईब्रोज ऊपर ऐसे से हो रहे। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस एक्टिंग का था। उसका मैंने कहा नहीं होगा। मैंने फिर 3 महीने जो है मैंने कोर्स किया, मैंने एक्टिंग का, मैंने थिएटर ज्वाइन किया। और थिएटर के बाद मैंने प्ले किया। मेरा फर्स्ट प्ले था यहाँ वेदा फैक्ट्री में, आराम नगर में, और मैं उसमें लीड थी। और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट फिर भी लोगों ने बोला नहीं कि फर्स्ट टाइम किया, तो मुझे फिर उसमें रुचि आने लगी। फिर मेरा मॉडलिंग भी चलता था साइड में, बट मेरा एक्टिंग में ज़्यादा फोकस हो गया। और फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने थिएटर और भी बढ़ाया, और फिर कुछ बॉलीवुड क्लासेस भी की जिसमें अभिनय के बारे में बताते थे। और मेरा फोकस ये था कि मैं थिएटर और इन चीज़ों से ज़्यादा मेरा था कि मुझे फील्ड वर्क पे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था कि मैं अगर स्टेज पे जा रही हूँ या फिर मैं सेट पे जा रही हूँ तो मुझे वहाँ से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, रेदर देन मैं एक कमरे में बंद होकर के सिर्फ वही रियाज करती रहूँ। तो फिर उसके बाद में मेरा फिर तो ऑडिशन के लिए कौन कौन से प्रोडक्शन हाउस गए जो याद? मैं 1 महीने में जितने आरामनगर और जितने अंधेरी में प्रोडक्शन हाउस है, सारे प्रोडक्शन हाउस गई हूँ 1 महीने। डेली जाती थी और डेली जाके इंट्रो देती थी। मुझे इंट्रो भी नहीं याद होता था कैसे होता है, बस जाकर के हाय माय नेम इज दिस, हाइट इतनी है, एज इतनी है, बस वो रट लिया था मैंने और बस वही बोल देती थी। मुकेश छाबड़ा में एक बार मैं गई थी उनकी एनसीसी कास्टिंग, तो वहां पे उन्होंने काफी डिटेल में ऑडिशन लिया और वो डिटेल में ऑडिशन, वो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोल दूं। और मैंने वो नाम वगैरह तो सब बोला और फिर उसके बाद में एक साथ इतनी सारी चीजें हो गई। फिर मैंने कहा कि इतना सारा काम किया एक साथ कैसे बोलूंगी, तो जो जो आया बोल दिया। फिर बाद में सब उल्टा पुल्टा हो गया। मिक्स वेज बन गया, सब मिक्स वेज बन गया। और फिर मैंने कहा कि अभी मेरा इतना लंबा वाला नहीं है, अभी थोड़ा और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। मैंने वहाँ पे भी दिया, मैंने यशराज भी गई थी वहाँ पे भी दिया लाइन, और मैंने कई सारे सीरियल्स के लिए भी दिए थे। तो सीरियल्स में भी तो मैंने फिर वहाँ पे भी शुरू किया था। सीरियल्स में मुझे कुछ कैरेक्टर्स मिले थे और बट मैंने सीरियल्स में इतना मेरा फोकस नहीं रहा। मेरा हमेशा से था मुझे फिल्म्स करनी है, मुझे फिल्म्स ही करनी है और मुझे लीड एक्ट्रेस ही आना है। तो पहला ब्रेक कब कहाँ कैसे मिला? मेरा पहला ब्रेक, आप अगर साउथ की बात करें तो मेरा पहला ब्रेक, मेरा डेब्यू फिल्म साउथ की थी
और उसी टाइम मैंने रक्षाबंधन भी की थी अक्षय कुमार के साथ। तो ये हमारा जो डेब्यू हुआ था ये हुआ था हैदराबाद में। मैंने वहाँ पर फिल्म का नाम है प्रेमा गीमा तस्सदिया, और उसमें मैंने लीड एक्टर का रोल किया था। और वो भी पहले मुझे पता नहीं था कि वो इतनी बड़ी फिल्म बनी, फीचर फिल्म बन जाएगी और उसके गाने इतने हिट होंगे। बट वो मेरे लिए मैं मतलब 1 साल ही हुआ था मुझे, जब लॉकडाउन लगा था तभी मुझे वो फिल्म मिल गई थी। तो मुझे ये लगता था कि मुझे आता तो कुछ नहीं है पर मुझे मिल रहा है। तो कैसे मिली फिल्म, मतलब ऑडिशन कैसे हुआ? नहीं, फिर उसके बाद में ये हुआ कि मैं अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर सकती, या मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, मैं इतनी एबल नहीं हूँ। बट ऐसा नहीं था, जब मुझे परफॉर्म करना होता था मैं करती थी अच्छे से। मैं लोगों को बताती थी कि मुझे नहीं आता। कहते हैं कि एक्टर्स में होना चाहिए। अमिताभ बच्चन आज 80 साल में भी कहते हैं कि जब मेरा अगले दिन शूट होता है तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर जब स्टेज पे पहुंचता हूँ तब परफॉर्म करता हूँ, मुझे डर पिछले 60 साल से यही लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये वाला परफॉर्मेंस। मुझे लगता है कि एक्टर में होना चाहिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, अगर अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं तो। हाँ, वो बोल रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली करना फिर चाहिए। ये पहली फिल्म साउथ की कैसे मिली, मतलब ऑडिशन कहाँ हुआ? मैंने इसका ऑडिशन यहीं से मुंबई से दिया था। मेरी पिक्चर्स मैंने फोटोशूट किया था, तो यहाँ पे एक फुलक्रम फिल्म है, तो मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर रही थी। तो यहाँ की जितनी बीएमसी बसेस उसमें सब में मेरे पोस्टर्स थे। और फिर उसी पिक्चर्स के थ्रू मेरी सिलेक्शन हुई थी तेलुगु में। और फिर उन्होंने मुझसे ऑडिशन मांगा था। उन्होंने बोला कि सौम्या, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, हमको आपका लुक चाहिए, बट आप हमको हिंदी में दे दो ऑडिशन, हमको बस एक्सप्रेशन, कई बार आपका एक्सप्रेशन ही बहुत, लैंग्वेज तो सिर्फ एक माध्यम है अपने बात को पहुंचाने का। आप जो है, आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेशन के थ्रू और अपनी फीलिंग्स के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो मैंने अपना ऑडिशन दिया था, उनको ऑनलाइन दिया था, और फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। और उन्होंने मुझे फिर स्क्रिप्ट भेजी थी, वो तेलुगु में थी लेकिन उन्होंने इंग्लिश में लिख के भेजी थी मुझे। तो मेरे पास 3 दिन का ही टाइम था, और वो, हाँ, मुझे डेट आज भी याद है, मैं 3 जनवरी को फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी थी। कौन सा साल था? 2019। तो मतलब मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी मेरी लाइफ की, और मेरे बटरफ्लाई मुझे लग रहा था कि मैं बस यहाँ से कूद जाऊं। और मतलब ऐसा डांस करने का मन हो रहा था फ्लाइट में बैठ करके, और ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया, मतलब मैंने क्या अचीव कर लिया। मैंने मम्मी को फोन किया, हैदराबाद गई थी मैं। मैंने मम्मी को, पापा को फोन किया, पापा मैं फ्लाइट पे। और फिर मैंने इंस्टाग्राम, पहले मैं ये सब चीजें नहीं करती थी, मैंने उस दिन स्टेटस वो पोस्ट किया कि मेरी खुद की फ्लाइट, प्राउड फील हो रहा है मैं खुद अपना काम करने जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी हूँ, क्योंकि किसी ने फैमिली में कोई मतलब उसमें नहीं बैठा था। और फिर मैं वहां पे गई, और लेकिन जब उतरी तो मेरा होश ही नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम बैठी थी। और वो जब फ्लाइट में बैठते हो तो कान टर्बुलेंस जब होता है, हाँ, वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। और मुझे ऑलरेडी एसी से पहले तो था, लेकिन उसमें बैठ करके फिर मैं जैसे ही उतरी हूँ तो मेरे सामने, मतलब मुझे पिक करने के लिए आए हुए थे सर, आए हुए थे प्रोड्यूसर्स, आए हुए थे। और मैं उनसे बस हेलो की, उसका मुझे होश ही नहीं है कि मैं अब क्या बोलूँ। एक तो तेलुगु भी मुझे मतलब आउट ऑफ जोन, हर चीज जो है मेरे सब अपोजिट थी। नेचर भी मेरा वो नहीं साथ दे रहा था, क्योंकि मेरे को नहीं सुनाई दिया, समझ ही नहीं आता। और फिर उसके बाद में वो भी तेलुगु तो इंग्लिश में बात करते थे, बट मेरा कुछ भी माइंड काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा सर प्लीज मुझे अभी होटल जो है वहाँ पे जाना है, और फिर फ्रेशन हो गए। उसके बाद मैंने अपना तेलुगु का शूट किया, और शूट के दौरान काफी कुछ सीखने को मिला, और प्लस मुझे वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगा। कितने दिन का शूट था आपका पहले फिल्म? वो मेरा थोड़ा सा ब्रेक होकर के लगा, क्योंकि वो लॉकडाउन लग गया था। तो मैंने फर्स्ट मंथ किया था 20 डेज का। फिर जैसी वहां से आई हूँ यहाँ पे लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लगने के बाद वो फिल्म पहले इतनी बड़ी नहीं थी, फिर उसके बाद में उन्होंने और भी लिखी। जो प्रोड्यूसर एक्चुअली इज वेरी इंस्पायरिंग पर्सन, मतलब उनको ऐसा था कि उनको एक अच्छी फिल्म बनानी है, जिसमें जो मेरा कैरेक्टर था पवित्रा का, वो एक ऐसी लड़की है जो इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसकी भी मतलब वो भी किसी से प्यार करती है, लेकिन उसकी भी लाइफ है, उसको भी सोशली कुछ करना है। जैसे अक्सर देखते हैं कि मेल्स जो होते हैं वो अपने ड्रीम कभी भी आगे भी फॉलो करते हैं शादी के बाद भी, लेकिन अक्सर जो फीमेल्स होती हैं वो उनके ड्रीम्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो वो वैसी लड़की की कहानी थी कि नहीं, उसको सब चीज़ें करनी है, लेकिन वो अपनी ड्रीम्स, अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ेगी। तो मतलब बहुत अच्छा रहा। और फिर उसके बाद मैं फिर गई, मैं 3 बार ट्रैवल की हूँ हैदराबाद। और फिर उसके बाद में मेरा वहाँ से बहुत कनेक्शन हो गया, और मुझे मतलब लगता है कि मुझे साउथ में फिर से वापस आना चाहिए। पहला अमाउंट क्या था जो मिला? एक्टिंग में वैसे अगर मैं बोलूँ, फर्स्ट मेरी सैलरी थी वो कुछ
₹2,500 थी, जो मैंने मॉडलिंग में मुझे मिली और थी। एक्टिंग में जब यहाँ आए हैदराबाद? एक्टिंग में मुझे जो मिला था वो भी ₹3,000 था। अच्छा। ₹3,000 था, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं, हाँ, ₹3,000 था, वो भी मैंने रखा हुआ था कि मम्मी पापा को दूंगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट इनकम है। जॉब तो नहीं करती, लेकिन मेरे लिए ये बहुत है। और मैं अक्सर ना, मैं पहले जो होता था, मैं कभी भी पैसे के लिए कभी मैंने काम नहीं किया। मैं सच बताऊँ तो, चाहे मेरा मॉडलिंग भी रहा हो, चाहे मेरा एक्टिंग भी रहा हो, मुझे ये था कि मुझे काम करना है। पैसे थोड़े कम भी मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे, बट मुझे वो काम अच्छा चाहिए, काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं काम हमेशा अच्छा करती थी, बट उतना इनकम नहीं होता था पहले। बट फिर उसके बाद में मुझे समझ आया कि जब मैंने लोगों को देखा, जो बाकी और भी एक्ट्रेसेस हैं और जो और भी लोग काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारा, मैंने कहा कि मुझे ना शर्म आती है कि मैं कैसे बोलती हूँ मेरा मुझे इतना बजट दे दो। मतलब एक जॉब वाले लोग होते हैं, उनको तो पता है कि उनकी जॉब में अकाउंट में आना है। पर अब मैं आपके साथ काम कर रही हूँ, अब मैं आपको बोलूँ आप मेरी फीस इतनी है, मैं ₹20,000 लूंगी, कितना अजीब लगता है। तो मुझे ना वो बोलना अच्छा नहीं लगता, तो मैं बहुत शाय भी। तो मेरी फैमिली में कभी ऐसा, हमारे यहाँ तो रिश्तेदारों से भी ₹10 तुम नहीं मांग सकते हो, और तुम यहाँ पे तुम ऐसे बोलो तो कितना अजीब हो जाता है। तो मुझे वो बहुत ही अजीब लगता था, तो मैं नहीं मांगती थी। सामने वाला बोलता था इतना बजट है, ओके चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो जिस शहर में आप आए शुरुआत पे, उस शहर में जब होर्डिंग लगी, पोस्टर लगे आपके, तब फिर रिलैक्स फील हुआ कि हाँ, जिस चीज के लिए आए थे हो गया? हाँ, रिलैक्स तो फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं। मतलब मुझे लेकिन ये लगता था कि स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ रही हूँ। मैंने 12th क्लास में थी, तो मैंने टारगेट लिया था कि 5 साल में मुझे कहाँ पहुँचना है, और वो 5 इयर्स से मैंने वो चीज़ को अचीव किया। तो मैंने हमेशा अपने आप को टारगेट देती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। तो मुझे ये लगता है कि मैं खुश फील करती हूँ अंदर से, बट अभी इसके आगे और भी है, इसके आगे और भी है। बट अपने आप को कभी रोकना नहीं है, चैलेंज देते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे, कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए। मुझे पता है कि आज अंधेरा है, कल तो सुबह होगी, और मैं दूसरे दिन बहुत हंसती हूँ। एक दिन अगर रो लूंगी तो दूसरे दिन बहुत खुश रहती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपना कुछ भी, मेरा स्ट्रगल भी जो है इसी तरीके से निकला है कि कभी भी स्ट्रगलिंग डेज में मेरा बहुत प्रॉब्लम होता था। कई बार घर नहीं मिलता था, कई बार ओनर्स जो होते थे वो बोलते थे हम एक्ट्रेस मॉडल्स को नहीं देंगे, बट मतलब मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं लोग, तो मुझे थोड़ा सा दे देते थे। लेकिन मुझे, मेरे आसपास के लोग मुझे परेशान बहुत करते थे। तो उस दौरान मुझे फिर घर में प्रॉब्लम हुआ, मैं मलाड रही, फिर मैं विरार वसई भी 1 महीने रही, फिर उसके बाद में फिर वापस यहाँ अंधेरी आई। और फिर मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कई बार तो मैं 15 दिन तक बेड पे भी नहीं मुझे जगह मिली। मैंने घर ले लिया, मतलब लीज पे लिया था, तो उसके बाद में लेने के बाद जो पहले से रह रहे थे लोगों ने खाली ही नहीं किया, तो मेरा सारा सामान जो था वो मैं सब वहाँ शिफ्ट करके मैं गद्दा बिछा के मैं 15 दिन रही हूँ। वो कुछ खाने को भी नहीं होता था। तो कई बार ऐसा सिचुएशन होता था, बट मुझे लगता था कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई रीजन है। तुमको अगर हर चीज, तुम्हारा पेट भरा रहेगा तो तुम्हें चीजों का पता कैसे चलेगा। बिल्कुल। रक्षाबंधन जब मिली, अक्षय के साथ आपने काम किया, तो वो फीलिंग कैसी थी? रक्षाबंधन कैसे मिली? मैं जब हैदराबाद से आई वापस, तो फिर मुझे फिर ऐसा लगा कि अब मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, और फिर मैंने फिर से ऑडिशन देने शुरू किए, अब इस बार कॉन्फिडेंस के साथ में। और मैंने फिर एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन की थी नव कुमार राजू सर की। तो उन्होंने पुरानी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, और उनसे मुझे कॉन्फिडेंस आया एक्चुअली में। तो फिर मैं ऑडिशन देना शुरू किया, तो मुझे एक दिन आया मुकेश छाबड़ा एमसीसी से कॉल आई मुझे कि सौम्या आपको, मतलब आपका एक ऑडिशन है, एक फिल्म हो रही है, उसके लिए आपको एक ऑडिशन देना, उसमें हरियाणवी लड़की और मतलब दिल्ली साइड का है कुछ, तो उसमें लेकिन प्रेग्नेंट लेडी का है, आप करोगे? तो मैंने कहा कि हाँ, उसमें क्या है, वो तो कैरेक्टर है वो मेरा। तो मैंने कहा ठीक है, करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे भेजा, तो वो ऑडिशन मैंने बनाया। ऑडिशन मैंने एक फ्रेंड की हेल्प ली थी, क्योंकि वो दिल्ली से है, तो उनका जो टोन होता है, तो उस चीज़ के लिए वो मैंने ऑडिशन बना के उनको भेजा, और फिर वो सिलेक्ट हो गया। तो मुझे फाइनल, फिर मुझे वहाँ से जब कॉल आया एमसीसी कास्टिंग से, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता कि उतने बड़े लोग वहां से कॉल आ रहा है। मतलब मेन फिल्मों में वो कास्टिंग करते हैं वैसे। और फिर उसके बाद मुझे जब कॉल आया, उन्होंने बोला सौम्या आपको ना लुक टेस्ट के लिए कलर्स येलो प्रोडक्शन जाना होगा, और वहाँ पे आपको लुक टेस्ट देना है। तो
मतलब मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। अब या तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर देती या तो मैं शांत हो जाती हूँ। फिर इसके बाद मैंने कहा ठीक है सर, मैं पहुंच जाऊंगी। अब मैं पहुंची कलर्स येलो, और वहाँ पे उनके एसोसिएट थे सर और उनके असिस्टेंट। तो उन्होंने बोला सौम्या ये स्क्रिप्ट है, आप इसको लो और आप जो है रेडी कर लो। तो हाँ, बोले कि रेडी मत, उतना वैसे रेडी नहीं करना, बस पढ़ लो कैरेक्टर क्या है, आपको ऐसा नहीं कि आपको वही बोलना है। मैंने कहा ठीक है। तो अब जो सर थे वो भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब उनसे थोड़ा सा, मैं जब पागलपंती करती हूँ, जब मुझे कंफर्ट जोन चाहिए होता है कि मुझे हेजिटेशन ना हो करने में, तो फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा ऐसी बात किया। और फिर पहले तो बहुत वो लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा ठीक है सर ऐसा ऐसा है सर, मैं ऐसा है, मेरे को ये नहीं होता वो नहीं होता, ऐसे करके फिर उसमें मैं थोड़ा कंफर्ट हो गई उस इन्वायरमेंट से, क्या होता है, उस इन्वायरमेंट से कंफर्टेबल हो गई। ठीक, कंफर्टेबल हो गई। अब मुझे लगा अब यहाँ पे परफॉर्म कर सकती हूँ मैं। फिर उसके बाद में बोले सामने आ जाओ, चलो करते हैं, आपका टेक लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद वो भी थे सामने, तो उन्होंने शुरू किया और फिर वो जो बोल रहे थे मैं बस उसका रिप्लाई कर रही थी। बट वो उन्होंने बोला था, मैंने उनको पहले बोल दिया सर मैं हरियाणवी नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं आता, मैं लेकिन प्रिपेयर करके ऐसे करके मैं कर लूंगी अच्छे से। तो बोले सौम्या डोंट वरी, तुम लैंग्वेज का सोचो ही मत। तो उस ऑडिशन में मैंने हरियाणवी, पंजाबी, अवधी, हिंदी, बुंदेलखंडी सब बोल ली। जो मन में आ रहा था वो, मतलब जो, क्योंकि मैं हर जगह रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं से, मतलब पंजाब में नहीं रही हूँ लेकिन मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, तो मुझे ऐसा हुआ कि मतलब इतना वो हो गई थी, मैं परफॉर्म कर रही थी और मैं वो, क्योंकि वो भी ना थोड़ा सा उनका बुंदेलखंड का टच आ रहा था, तो वो ना मैं उसको ग्रैब कर ली, मैं बहुत जल्दी ग्रैब कर लेती हूँ। तो वो बुंदेलखंड, तो मैं बुंदेलखंडी आ गई, फिर अवधी भी आ गई, फिर उसके बाद में दिल्ली वाला भी आ गया, तो मैंने सारी लैंग्वेज का मिक्स कर दिया। और मुझे लगा कि ये सौम्या तुमने क्या कर दिया, तुम ये ऑडिशन, तुम लुक टेस्ट के लिए आई हो, तुम इस तरीके से इतनी इतनी वो ना समझ कैसे हो सकते हो। फिर उसके बाद में मैंने बोला सर सॉरी, मैंने ना हरियाणवी बोलना था, या मतलब उस साइड का टोन चाहिए था, मैंने सारी लैंग्वेज बोल दी। तो फिर बट वो बहुत हैप्पी थे, बोले सौम्या आपको पता है कि हम 30 सेकंड से ज्यादा का वीडियो नहीं बनाते हैं, बट हमने आपका 3 मिनट का वीडियो शूट किया है, दैट मीन्स कि हम एंटरटेन हुए हैं। और जो एक्टिंग का मतलब है सामने वाले को एक्सप्रेस करना और एंटरटेन होना, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है उसमें कोई भी। और वो तो आपको जब लाइंस दी जाएंगी तो ऑब्वियसली आप करोगे, क्योंकि वो मैंने किया था। तो मैंने कहा कि हाँ ये बात भी सही है, और मैं खुश हो जाती हूँ, बस आप इतना सा बोल दो मैं खुश। और मेरे को लगता है मैंने परफॉर्मेंस अच्छा किया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसका फिर मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन फिर बाद में मुझे दूसरे दिन कॉल आया, सौम्या आपका ये डेट है और इस दिन आपको शूट पे जाना है, गोरेगांव फिल्म सिटी में शूट रहेगा, टाइम ये रहेगी मेरा। तो मैंने कहा कि सौम्या तुम कुछ भी कर सकती हो। फिर उसके बाद में मैं वहां पे गई और फिर सेट पे पहुंचे तब, सेट पे पहुंची तो पहली बार मतलब फिल्म के सेट पे गई हूँ, वो भी कलर्स येलो जैसा प्रोडक्शन हाउस, और अक्षय कुमार सर की फिल्म, और इतने बड़े आनंद एल राय सर डायरेक्टर। तो और फिर उनके जो एडीज थे वो कितने कूल लगते हैं। मतलब सब इतने कूल, बहुत रिलैक्स होकर, कितना प्रेशर होता है और वो इतने कूल बिहेव कर रहे होते हैं, वो तो हमको बाद में पता चलता है। लेकिन वो जो सेट देखा मैंने, वहाँ पे लोगों का बातचीत करना और इंटरेक्शन लेवल जो होता है, और जिस तरीके से वो समझते हैं, और वहाँ पे हर इंसान एक दूसरे से मिल करके जुड़ करके काम कर रहा होता है, वो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। मेरा जब वहाँ पे गई तो मुझे वैन मिली, मेरा नाम भी उसमें था मतलब वैनिटी में। तो मुझे लगा कि ये सौम्या तुम्हारी शुरुआत हो गई है। और फिर मतलब मैं अपने आप को बूस्ट करती रहती हूँ। अक्षय कुमार से मुलाकात हुई? अक्षय कुमार के साथ ही तो मेरा, अक्षर के साथ ही तो मेरा वो सीन तो था। वो कैसे व्यक्ति हैं, कैसे? जब मैं गई वहां पर वो तो सीनियर हेजिटेशन तो होगी कि इतना बड़ा एक्टर। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, मैं वहां से निकली हूँ वैनिटी से, और एक तो प्रेग्नेंट बना दिया था। वो अलग वो लग रहा था, आप 21 साल के हो और जो आप सब प्रेग्नेंट, मतलब वो लगा दिया पेट वैसा नकली, और फिर वहां में, लेकिन फिर भी मैंने लगा लेकिन फिर भी तुम अच्छी लग रही हो। मैं चली गई वहां पे। और फिर एक्चुअली मेरा ना सेकंड कैरेक्टर था, लेकिन फिर बाद में मेरा फर्स्ट वाला जो हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर। फिर उसके बाद हम लाइन में लगे थे, गोलगप्पे की लाइन थी। अब सीन देखोगे तो आपको फर्स्ट जो शॉट है वो उसी सीन से ही शुरू होता है।
तो मैं उसमें फर्स्ट प्रेग्नेंट लेडी थी और मेरा डायलॉग था अक्षय सर के साथ में। और उसमें क्या हुआ था कि पानी पूरी खाना था, तो माहौल बहुत अच्छा था सेट का। अब क्या हुआ कि वो पानी पूरी इतनी टेस्टी थी, इतनी टेस्टी कि पूछिए मत। आपको मुंबई में वैसी पानी पूरी मिलेगी नहीं, और जो पानी पूरी वाले आए थे वो दिल्ली से आए हुए थे। तो वो क्या हुआ कि सीन के दौरान जो है सर का शॉट चल रहा था इधर उधर से, तो मुझे खिलाना था पर मेरा उस टाइम पे नहीं था, तो मैंने 5-6 पानी पूरी ऐसे ही खा ली। और फिर उसके बाद में जो है फिर उस टाइम पे अक्षय सर से मेरी इंटरेक्शन हुई, तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो है अब क्या उसका पेट फाड़ोगे, तो शूट कर रहे हो जो है बस करो अभी। फिर उसके बाद में जब फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि जब मेरा डायलॉग का टाइम आया, कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है और इधर से भी कैमरा लगे हुए हैं, और आपको अपना एक्सप्रेशन भी, बॉडी लैंग्वेज भी, आपको अपने शब्दों पे भी ध्यान देना है, और फिर आपके सामने इतने बड़े स्टार हैं, आप वो चीज कैसे, मतलब वो प्रेशर होता है एक्चुअली में, बट प्रेशर को रिलीज करने के लिए ऐसा है कि आप बिल्कुल प्रेशर ही मत लो, भूल जाओ कि कुछ गंदा भी हो जाएगा तो क्या होगा वैसा। तो मेरे साथ ऐसा था कि ठीक है सर हैं, मारेंगे थोड़ी, मतलब कुछ डांट, ऐसे तो कोई फालतू डांटेगा भी नहीं कोई भी, तो मैंने कुछ नहीं, तो सर का डायलॉग था बीच में, मुझसे ये हो रहा था कि मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही थी कि लास्ट कट कहाँ पर है उनका। तो फिर उस दौरान मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने उनको थोड़ा सा इंटरप्ट किया, तो लेकिन वो बहुत ही पोलाइट हैं और बहुत ही हम्बल हैं, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ में उस टाइम पे शूट करके, और मुझे खुद में भी लगा कि यार नहीं समय तुम डरती तो नहीं हो किसी से और लेकिन वो सारे रिस्पेक्ट, तो वो चीज़ अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो जो तुम अपने अंदर लैक ऑफ वो कॉन्फिडेंस रखती हो ना, वो तुम हटा दो, तुम कर लोगी। और फिर बाद में वो सर के साथ मैंने 2-3 दिन मेरा शूट रहा, फिर उसके बाद में भी शूट रहा, बट वो जो सेट था वो मेरे लिए सर के साथ में, अक्षय सर के साथ में इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। मतलब वो ही इज़ वेरी फिट, बहुत फिट है वो, आप देख के बोलो कि अभी भी वो इतने यंग लगते हैं और काफी इंस्पायरिंग है वो। जैसे सेट पे अक्सर बात आती है कि बहुत हंसी मजाक करते हैं अक्षय कुमार, हाँ तो है ऐसा वो? हाँ वो करते हैं, मतलब बहुत ही फ्री नेचर है उनका, मतलब जो कि मैंने वहां पे देखा। रक्षाबंधन हो गया, ब्रीथ इनटू द शैडो, सबसे बड़े परिवार में से एक अभिषेक बच्चन जी के साथ आपने काम किया जी। वो कैसी फीलिंग थी, बच्चन परिवार के किसी शख्स के साथ काम करना? वो तो मैं आज भी नहीं इमेजिन कर सकती कि मैंने उनके साथ काम किया, क्योंकि अमिताभ बच्चन सर मेरे लिए बचपन से आइडल रहे हैं, और मैं हमेशा से, मतलब मेरे फादर जो हैं वो भी बहुत ज्यादा उनको मानते थे, वो उनकी प्रेरणा थे। जिस घर में पूरा एक्टिंग का कह सकते हैं पूरा कोर्स ही है, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, उनके सामने आप क्या एक्टिंग दिखाओगे, राइट तो फिर लेकिन अभिषेक सर का नेचर, मतलब वो दिखते रफ टफ है, लेकिन वो जब बात करते हैं ना तो बहुत फनी है। मतलब जो मैंने फील किया, मतलब जब मैं उनको बाकी की फिल्मों या कभी मैं उनकी कुछ वीडियोस देख रही होती थी, तो वो ऐसे लगते थे कि बहुत ही, मतलब थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, और पता नहीं बात करने से इनसे कैसे होगा। तो मेरा जब उनके साथ में सीन था, तो मतलब उन्होंने ही मजाक करना शुरू किया था कि मैं, जिससे मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊं, तो वो जब बात करते हैं तो इज वेरी नॉर्मल, हमारे जैसे ही, और वो उनका एक एटीट्यूड है, उनको एक अलग चार्म है। और मिस्टर अमिताभ बच्चन सर के बेटे हैं, तो वो भी कुछ तो बात होगी उनमें। तो वो बच्चन फैमिली का बच्चन फैमिली, अरे वो जब खड़े होते हैं तो आप लोग कौन है वो पता ही नहीं चलता है, वो खड़े होते हैं तो लाइन वहीं से शुरू होती है, वहीं से शुरू होती है। और फिर उसके बाद में उनका उनका मुझे एक्चुअली उनकी वॉइस बहुत अच्छी लगी तो उनसे मेरा मजाक काफी, मतलब उन्होंने मुझसे मजाक किया, और मुझे वो काफी सही इंसान लगे। और फिर क्योंकि मैं बचपन से ऐसा सोचती थी कि कभी मैं मिस्टर अमिताभ बच्चन सर से मिलूंगी, और कभी मैं फिल्म स्टार से मिलूंगी, कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि आप छोटे से कस्बे में हो, सिंगरौली जैसा शहर कोई नहीं जानता एमपी में कहाँ पर है, और आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो आप सिर्फ टीवियों में देख इमेजिन कर सकते हो, रियल लाइफ में तो इमेजिन नहीं कर सकते हो उनको। और मेरा भी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि मैं इन लोगों से कभी मिल भी पाती। और फिर जब वो रियलिटी में जब देखा मैंने, तो जब मैं मिलना शुरू किया, मैंने कहा कि कौन लड़की है जो आकर के जो है अक्षय कुमार सर के साथ काम कर रही होगी, और कौन अभिषेक बच्चन सर के साथ काम कर रहा होगा, सौम्या तुम कर रही हो। तो मतलब मैं अपने आप को ना इस तरीके से मोटिवेट करती रहती है, और मुझे अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं मेरी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग रही है कि मुझे जिनसे मिलना है या मैं जिनके साथ काम करना चाहती हूँ, मैं उनके साथ काम मैंने किया अभी जितना भी हो पाया।
चाहे वो अक्षय सर हो, चाहे अभिषेक बच्चन सर हो। मैंने माधुरी मैम से के साथ भी एक द फेम गेम सीरीज आई थी उनकी, उसमें भी मैंने उनके साथ काम किया था। उसमें उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाया था, बट मैंने शाहिद कपूर सर के साथ भी किया। उनको नहीं पता होगा, लेकिन मैंने एक छोटा सा मतलब एड में मैं भी उसमें रही हूँ। तो वो मेरे लिए काफ़ी, मुंबई की वो जर्नी थी ना, तो लाइफ में कितना भी कुछ आ जाए, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए आए हो, आपको जब वो चीज़ मिल जाती है ना, तो बाकी की सब चीज़ें साइड में रख जाती हैं। तो वो जो है ना, पॉइंटर्स मेरे लिए बन गए कि ये करना है। बाकी सब कुछ नहीं पता चलता, ना मैं वो बताऊंगी, ना मेरी कोई लाइफ देखने आएगा, वो मुझे ही पता होगा। सिर्फ लोग उतना जानते हैं कि मैंने अक्षय सर के साथ काम किया, अभिषेक बच्चन के साथ, आगे करती रहूंगी जिनके भी साथ। तो अभी तक जितना काम किया, सेटिस्फाई उस काम से कि हाँ अभी तक जो काम हुआ है, जितनी मेहनत की उतना काम मिला? हाँ, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ शायद, लेकिन थोड़ी और मेहनत करती तो और भी जल्दी थोड़ा सा कुछ हो सकता था। लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जहाँ मुझे कुछ पता नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में, या फिर यहाँ के लोगों के बारे में, या इस काम के बारे में, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी तक का अच्छा काम? अभी तक अच्छा रहा। आउटसाइडर के लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है क्या? आउटसाइडर के लिए सरवाइव करना मुश्किल तो नहीं बोल सकते, बट वो डिपेंड करता है कि आपका, मतलब आप एक्चुअली किस विल से आए हो यहाँ पर। मतलब यहाँ पर बोलते हैं कि आउटसाइडर्स के लिए मुश्किल है, थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको जब सही चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर कई बार आपका डेस्टिनी भी बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है कि आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहती है। हमारी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे आउटसाइडर्स हैं जो आज रूल कर रहे हैं इंडस्ट्री को, चाहे वो मिस्टर शाहरुख खान हो, चाहे वो अनुष्का शर्मा हो, या चाहे दीपिका पादुकोण हो, और इवन कृति सेनन जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो होता है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लोगों से मिलने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, आपको अपने क्राफ्ट पे और भी ज़्यादा, जो स्टार किड्स हैं उनसे ज़्यादा और काम करना पड़ता है, जो क्योंकि उनके पास में एक्सेस है चीज़ों का, आपके पास में एक्सेस नहीं है। तो आपको फिर मेहनत के साथ साथ आपको कॉन्टेक्ट से लेकर के हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा गहराई से और बहुत ही सिंसियरिटी से काम करना पड़ता है, तब आप कुछ अचीव कर सकते हो। आपने दोनों इंडस्ट्री में काम किया, साउथ में भी बॉलीवुड में भी, दोनों देश की जानी मानी इंडस्ट्री। अलग क्या नजर आया, लगा कि ये बेहतर है, ये थोड़ा कम बेहतर है? नहीं, दोनों ही मेरे वर्क प्लेस थे, और कर्म ही पूजा है। आप कहीं पे भी जाओ, आपका कर्म है वो, तो आप ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये साउथ अच्छा है या फिर बॉलीवुड अच्छा है। दोनों का अपना एक महत्व है, और बस ये कि वहाँ पे काम करने का तरीका थोड़ा अलग है और यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। और मुझे मतलब क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म रही है, साउथ की फिल्म है, तो मैं उसको तो बिल्कुल भी कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि वहीं से मेरी शुरुआत हुई है। और वहाँ पे जो रिस्पेक्ट मुझे मिली, जिस तरीके से मुझे सम्मान दिया गया और जिस तरीके से मुझे सराहा वहाँ पर, और मैंने उसी लैंग्वेज में बोला, मैंने जो भी मेरे डायलॉग्स थे, तो उससे बढ़कर मेरे लिए तो कुछ हो नहीं सकता अभी। और मैं चाहूंगी कि अगर मुझे साउथ का मिलता है प्रोजेक्ट, तो मैं आगे साउथ के भी करूंगी। और इवन बॉलीवुड में मुझे सेम इक्वल ही मुझे चीजें मिली है, तो यहाँ पे भी मुझे काम दोनों जगह मिलना कठिन है या उधर आसान? आप कहीं पे भी चले जाओ दुनिया में, काम मिलना कठिन नहीं होता है। आप काम करो, बस काम आप करोगे, आपको चीजें पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। नहीं मिलेगा काम, कई बार नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फिर उसमें ये नहीं है कि मुझे कभी काम ही नहीं मिलेगा। एक टाइम आता है, एक टाइम के बाद आपको लगता है कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बट आपको एक टाइम में सब चीज़ें आप करते रहो, बस आप अपना कर्म करते रहो, आपको चीज़ें मिलती हैं। जो कि मुझे यही हुआ, मैंने काम किया, मुझे नहीं पता था कौन कहाँ से कब आ जाएगा, बट जो आता गया मैं करती गई। चाहे वो मेरा मॉडलिंग रहा हो, चाहे मेरा एक्टिंग रहा हो, चाहे अभी मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे ये चीज़ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने बस किया और आता गया, मैं उसको समझती गई कि आप, एक होता है यूनिवर्स आपको ना कुछ साइंस देता है, और आपके अंदर की भी कुछ इंट्यूशंस होते हैं, बस आपको वो फॉलो करना होता है और मेहनत करनी होती है बस। एक्टिंग मॉडलिंग के साथ साथ आप तमाम प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे हैं, मतलब किसी प्रोजेक्ट पर हाथ रखने से पहले क्या कुछ सोचते हैं कि भाई पैसा लगाया जाए ना लगाया जाए? हाँ, एक्टिंग नहीं, प्रोजेक्ट अगर कोई काम करते हैं तो क्या सोच के उठाते हैं? एज ए प्रोड्यूसर आप बात कर रहे हैं, उसमें आप पहले, सबसे पहले आप देखते हो स्क्रिप्ट, आपकी स्क्रिप्ट में क्या
मतलब ऐसी क्या बात है कि ऑडियंस आपकी स्क्रिप्ट को पसंद करेगी, ऐसी क्या आप अलग से लेकर के आ रहे हो, या अगर वो नॉर्मल आम आदमी से रिलेटेड है तो क्या आपकी कनेक्टिविटी उससे हो रही है। और सबसे ज्यादा किसी भी फिल्म का जो बेस होता है वो स्क्रिप्ट ही होती है। एक अच्छी स्क्रिप्ट ही फिल्म को हिट करती है और उसको फ्लॉप करती है। जो मुझे अभी तक समझ आया है, स्क्रिप्ट में कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार इतने कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर 2 कैरेक्टर भी अगर दमदार होते हैं तो वो स्क्रिप्ट हिट हो जाती है। तो मेन है आपकी स्टोरी क्या कहना चाहती है, आप पब्लिक को क्या दिखाना चाहते हो, वो सब उस पर ही डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले स्टोरी देखते हैं कि स्टोरी में कितना दम है, और फिर उस स्टोरी के बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। कास्टिंग काउच का अक्सर जिक्र होता है कुछ ऐसा? कितनी सच्चाई है इसमें? मैंने तो अभी तक नहीं फेस किया, और होता होगा, वो तो हर जगह होता है, कॉर्पोरेट्स में भी होता है और जहाँ होना होता होगा। इस इंडस्ट्री में भी मैंने सुना है, ऐसा नहीं बोलूँ कि मैंने सुना नहीं है। और अक्सर मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, मिलते हैं, आप मिलना तो छोड़ नहीं दोगे। और मैंने इन चीज़ों का कभी फेस नहीं किया, क्योंकि मेरा वो मैं आप जब फर्स्ट मीटिंग करते हो किसी से, तो आपको फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में समझ में आ जाता है कि कौन किस इंटेंशन से आपसे मिल रहा है या किस इंटेंशन से बात करना चाह रहा है। अगर आपको संभावना लगती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, तो मेरे ख्याल से आपको वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। आप मिलना तो नहीं छोड़ दोगे, आप इंडस्ट्री में हो, आप काम कर रहे हो, आप मतलब यहाँ पे देखा जाए तो मेल ही इंडस्ट्री में ज़्यादा हैं, और आपको मीटिंग्स करनी है तो फीमेल्स को जाना ही पड़ेगा। वो आधी रात को भी मीटिंग होगी तो उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि करियर का सवाल है। तो दिन हो चाहे रात हो, उससे मतलब नहीं होता है। वो आपको समझ में आना चाहिए कि सामने वाला इंसान या जिससे आप मिलने जा रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। अक्सर क्या होता है कि हम जब बाहर से आते हैं और एकदम जो नई लड़कियां होती है, जैसे मैं भी आई थी, हमको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि हमको लगता है कि बस ये इंसान, इससे बड़ा कुछ नहीं है, ये इंसान मेरा करियर बना देगा, या ये मुझे चीज़ें बताएगा और मुझे गाइड करेगा, और ये मुझे मेरा जो ड्रीम है वहां तक पहुंचाएगा। और उस दौरान क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीके से ऑफर्स लाइक आपको लालच देने की भी कोशिश करते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए वो करके, बट आपको पता होना चाहिए आप किस काम से आए हो। तो मेरे ख्याल से वो ऐसा नहीं है कि वो हर चीज आपको प्लेट में दी जाती है, कुछ चीजें आपको भी अपनी तरफ से समझ में आनी चाहिए। ऐसे लोगों से फंसना ही बोलना ही या बात करना ही नहीं चाहिए जो आपको लगता है कि ये सही नहीं है। आपको अगर कुछ कास्टिंग या कहीं पे लगता है कि आपको ऑडिशन हो रहे हैं, आप ऑफिस में मिलिए, आप पब्लिक प्लेसेस पे मिलिए। और फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर बुला भी रहे हैं मिलने के लिए, तो आप उनसे एक दो मिल करके समझ में आ गया होगा कि ये बंदा कर सकता है। आप उनका मेल आईडी चेक करिए, आप उनके कम से कम थोड़े से कुछ प्रूफ्स लीजिए कि हाँ ये सच में एक्चुअली में कास्टिंग वाले हैं या नहीं है। तो ऐसा कुछ कास्टिंग काउच का मैंने कभी फेस नहीं किया, और वो खुद पर डिपेंड करता है आप क्या करना है। ऐसा जब आपने चुना बॉलीवुड में आने के लिए, तो सोशल मीडिया का दौर आ चुका था और 2 रास्ते आपके पास थे। एक आसान भी था कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बन जाना, कंटेंट क्रिएटर बन जाना, और आराम से मिलियंस व्यूज ले आके करोड़ों रुपए कमा लेना। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि सेमी न्यूड्स आप आजकल देख रहे होंगे, तमाम ऐसी लड़कियां। सौम्या पांडे ने क्यों नहीं चुना कि चलो ठीक है, जो आजकल कंटेंट क्रिएटर अक्सर लड़कियां कर रही हैं वो करके पैसे कमा लें? मुझे कभी मैंने बताया मेरा गोल और मेरा ड्रीम कभी मतलब ये नहीं कि मुझे इंस्टाग्राम पे फेमस होना है, मुझे नेशनल और इंटरनेशनली फेमस होना है। और मुझे हर चीज़ का एक दौर आता है। कुछ टाइम पहले टिकटॉक आया था, फिर अभी रील्स शुरू हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स का टाइम है। तो इन्फ्लुएंसर का मतलब भी है कि कुछ समय के लिए आना और इन्फ्लुएंस करना फिर चले जाना। पर जो एक्टर होता है वो हमेशा सदियों तक अमर हो जाता है। हमारे पुरानी एक्ट्रेसेस आप कोई भी उठा के देख लीजिए, आप चाहे आज भी हैं, आज जो इतने लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जो स्टार्स हैं, चाहे वो मैं दीपिका को बहुत एडमायर करती हूँ, प्रियंका चोपड़ा जी को बहुत एडमायर करती हूँ, और अनुष्का शर्मा को बहुत एडमायर करती हूँ। तो मुझे इनसे इंस्पिरेशन मिलती है। अगर मैं उनको देख रही हूँ तो मुझे तो रील्स दिख ही नहीं रही है ना। मैं रील्स तब देखूंगी जब मुझे कोई रील्स जो मेरा, अगर मैं किसी को एडमायर कर रही हूँ वो रील्स से बिलोंग करता होगा। अगर मैं पूरे टाइम फोन में लगी हुई हूँ, सारा टाइम मैं उसमें दे रही हूँ, मुझे लगता है कि भाई इसके इतनी मिलियंस फॉलोअर्स हैं और मैंने अपना जो आइडल उस बंदे को या बंदी को माना है तो मैं वही काम करूंगी। लेकिन मैंने जब अपना आइडियल जो है मैंने उन लोगों को माना है तो मैं वहां पे मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा।
तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, और मैं नहीं कर पाती। मुझे चाहिए बड़ा कैमरा, हम्म, मुझे बड़ा सेट चाहिए, मुझे बड़ी चीजें चाहिए। मेरा वो मकसद नहीं है कि मैं जाऊं और रील्स पे सिर्फ अपने कैमरे के सामने नाच करूं, वो नहीं। वो अच्छा है, वो लोग कर रहे हैं, बट मैं उसमें खुश नहीं हूँ। मेरे लिए ड्रीम्स अलग है, मैं अपना काम करनी हूँ, मुझे सदियों तक अमर रहना है। अब हो नहीं, बात अलग है, बट सपने बड़े हैं। सपने बड़े हैं, सपने बड़े रखो हमेशा। अब आ जाते हैं कुछ जल्दी जल्दी सवाल जवाब पर। जी। अक्सर जिक्र होता है कंगना रनौत का, जी, आपको कैसी लगती है वो? मुझे बहुत अच्छी लगती है। बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। ब्लंट कुछ अलग है, कुछ अलग है, ब्लंट है वो। हाँ, कुछ मतलब ऐसे तो मैं, क्योंकि वो मुझसे इतने सीनियर है, मैं उनके बारे में तो इतना मुझे मतलब मैं उनको नहीं जज कर सकती कि मैं उनके बारे में बताऊं। बट मुझे हमेशा से वो बिंदास लगी हैं। मतलब कई बार होता है यार, हम लड़कियां बोलते हैं, लड़के भी अक्सर चिढ़ाते रहते हैं कि हमारा दिमाग घुटनों में होता है, बट ऐसा होता नहीं एक्चुअली। कई बार वो ऐसा हो जाता है कि लोगों को लगता है ऐसा, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो लड़कियां एक्चुअली में ज्यादा टैलेंटेड और ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। बस उनका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और चाहे वो बातों से अलग तरीके से वो कर दे, लेकिन आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं वो जो चीज उन्होंने बोली है वो सिर्फ बोलने के लिए बोली है। हाँ, उनका मोटिव कुछ और होता है। तो मुझे तो कंगना रनौत तो मुझे मतलब हमेशा से बहुत अच्छी, क्योंकि वो बोल्ड डिसीजन लेती हैं। हाँ। और अकेले भी हैं इंडस्ट्री में, जो मतलब वो कुछ भी होता है हर चीज पे आंसर करती है, बट हर बार पे नहीं करना चाहिए। बट ठीक है, मतलब अब उनकी वो पर्सनैलिटी, आप किसी की पर्सनैलिटी नहीं चेंज कर सकते हैं, और उनकी एक इंडिविजुअलिटी है जो उनको सबसे अलग बनाती है। तो उन्होंने एक अपना एक अलग मुकाम हमेशा से बनाया है और हमेशा से बनाती रहेंगी। हर किसी की पर्सनैलिटी है, और जो भी एक्ट्रेसेस आती हैं अपने कैरेक्टर को लेकर के आती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के आती हैं, अगर वो सब सेम हो जाएंगे तो फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो वो भी एक बहुत शानदार एक्ट्रेस है, उनसे बढ़िया एक्टिंग कौन करता है। मुंबई में एक लड़की की और चर्चा होती है जी। अपने कपड़ों के लिए, उसको लेकर तमाम लोग अलग अलग तरीके की बात कहते हैं, लेकिन मस्त मौला उर्फी जावेद किसी की फिक्र नहीं करती। बिल्कुल। तो मतलब उसने जो चुना सही चुना, मतलब किसी से डर वर नहीं। ठीक है, निकालो फतवा जिसको निकालना। मुझे इस बारे में इतना नॉलेज नहीं तो है। उर्फी कैसी लगती है? उर्फी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब पहले नहीं अच्छी लगती थी, हम्म, क्योंकि पहले जानते नहीं थे। जब आप किसी को जानने लगो तो आपको फिर वो इंसान के जो फ्लॉज होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, परफेक्ट चीज़ों हमको इतनी आदत हो गई ना आज की जनरेशन में, हमारे रील्स में और हमारे फोन में इतने फिल्टर्स आ गए हैं कि हमको हर चीज़ परफेक्ट दिखना भी है, परफेक्ट बोलना भी है, परफेक्ट करना भी है। तो हम किसी को इम्परफेक्ट देख लेते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये कैसे कर लिया अलग, इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई। तो उर्फी को मैं पहले नहीं पसंद करती थी, क्योंकि वो कपड़े वैसे पहनती थी, पर मुझे मेरे अंदर कभी ये चीज़ नहीं रहा कि ये पहन रहा तो ये ऐसा होगा, ये ज़्यादा पहन रहा तो ये ऐसा होगा। मैं कभी भी इंसान की बाहरी अपीयरेंस से तो मैं जज ही नहीं करती हूँ। मुझे वो इंसान, अगर मैं बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि यार इस बंदे के अंदर वो अभी भी इंसानियत है, तो वो कुछ ना भी पहने तो भी चलेगा। तो कब से उर्फी पसंद आई मतलब? मुझे मतलब लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा, जब मैंने उसके अभी उनके पॉडकास्ट आ रहे हैं और काफी इंटरव्यूज वगैरह भी दे रही हैं, और अभी उनकी जो ड्रेसेस हैं वो काफी यूनिक पहनती हैं, और मुझे जब से मैंने उनके इंटरव्यूज सुने हैं वो काफी सेंसिबल मुझे लगी हैं। वो कपड़े कैसे भी पहने, लेकिन उनका जो माइंडसेट है वो पूरा भरा हुआ है। कपड़े चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनका माइंडसेट बहुत ही ओपन है। और जिस तरीके से वो बात करती है, जिस तरीके से अपने ओपनली अपने ओपिनियंस रखती है, वो बहुत कम लड़कियां होती हैं। और ऐसे ना गट्स चाहिए होता है एक लड़की को सरवाइव करने के लिए सोसाइटी में। मुंबई जैसी जगह में, आप छोटे शहर में भी जाओ, हर जगह स्ट्रगल करना पड़ता है। हमको लगता है कि इस लड़की ने आधे कपड़े पहने, इस लड़की ने फुल कपड़े पहने, हम उस बेस पे जज कर लेते हैं। वो फैमिली में भी होता है, हर जगह होता है, लेकिन उसको काम करने के लिए उसको कौन मोटिवेट करता है, कौन हेल्प करता है, और किस तरीके से वो अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनली जूझ रही होती है, ये पूछने कभी कोई नहीं आता। तो मेरे ख्याल से उर्फी ठीक है, वो अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो उनका एक उन्होंने भी काफी सारी चीजें फेस की होंगी, और जहाँ पे हैं आज वो काफी सारी चीजें मतलब मैं तो उनकी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। तो आखिरी सवाल, उसके बाद फिर रैपिड फायर। किस्मत पर भरोसा है? बहुत। इसीलिए किस्मत कनेक्शन है। हाँ। इसीलिए किस्मत कनेक्शन मैंने नाम रखा। क्या सोचिए खुला था कैफे? कैफे मैंने मतलब मेरा प्रोडक्शन हाउस भी है, तो फिर मुझे लगा कि प्रोडक्शन है तो
हम लोग यहाँ हमारी टीम बैठती है तो एक ऐसी जगह ओपन करते हैं जहाँ पे लोगों की कनेक्शन भी हो जाए और किस्मत भी बन जाए। अब इंडस्ट्री में है तो किस्मत का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और जिस एरिया में ओपन किया है रामनगर में, तो वहाँ पर तो सारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और सब यही रहते हैं। तो अगर एक्टर्स और प्रोड्यूसर का मेल हो गया तो फिर किस्मत तो अपने आप चमक गई। तो इसलिए मैंने ये रख दिया नाम कि चलो किस्मत कनेक्शन रहेगा, जो भी लोग आएंगे सबका कनेक्शन बनना चाहिए बस। चलिए कुछ नाम लेंगे, उस पर आपको जो कुछ भी कहना है। शुरुआत करते हैं शाहरुख खान से। शाहरुख खान, जीनियस पर्सनालिटी। सलमान। बोल्ड। आमिर। पीसफुल। कार्तिक आर्यन। चॉकलेट बॉय। ऋतिक रोशन। हैंडसम। वरुण धवन। क्यूट। आलिया भट्ट। अमेजिंग। दीपिका पादुकोण। सुपरस्टार। कैटरीना। गॉर्जियस लेडी। ऐश्वर्या राय। बियॉन्ड ब्यूटी। अभिषेक बच्चन। चार्मिंग। अक्षय कुमार। फिटनेस फ्रीक। विराट कोहली। क्रश इंडिया का। और अनुष्का शर्मा। अनुष्का इज मेरा नेचर, मैं बहुत रिलेट करती हूँ अनुष्का से, तो शी इज माई बबली गर्ल। पड़ोसी भी है अयोध्या से, वो भी हाँ। वहीं से शुरुआत है। Yes. MS धोनी। MS धोनी फिल्म देखी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो सुशांत सिंह। सुशांत सिंह, इमोशन। योर क्रश या लव, जो भी हो, अगर बताना चाहे तो। अभी तक तो नहीं, अभी देखते हैं आगे चल के कोई मिलता है तो। इंडस्ट्री में कोई क्रश? क्रश वैसे आदित्य रॉय कपूर। अच्छा, किसके साथ काम करने का सपना है? वैसे तो हर किसी का सपना होता है मिस्टर शाहरुख खान के साथ काम करने का, बट मुझे आदित्य रॉय कपूर के साथ करना है काम। शाहरुख की क्या बात पसंद है? उनकी क्या ऐसी बात है जो पसंद नहीं आनी चाहिए? वो पूरे परफेक्ट हैं। मतलब मैं अभी इनपरफेक्ट की बात कर रही थी, बट वो इम्परफेक्ट होते हुए बहुत परफेक्ट है। मतलब हर चीज़ में, मतलब एक लड़की को या जो भी मतलब ऑडियंस है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो हर किसी को इक्वल वो सम्मान, रिस्पेक्ट, और फिर जो जिस तरीके से उनकी बात करने का तरीका है और जिस तरीके से वो अपनी फिल्मों से हम लोगों को इंस्पायर करते आए हैं। बचपन से उनकी फिल्में देखी हैं, बाजीगर और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसी फिल्में देख करके तो आज भी लगता है कि सच में कोई दिलवाला आए और दुल्हनिया लेकर के चला जाए। तो उनसे ज़्यादा इंस्पायरिंग, और उनके जो एक्सप्रेशंस है, वो जो लड़कों के लिए फील ही उनको देख करके आता है, क्योंकि वो जब एक्सप्रेशन और जो फिल्में करते हैं और उनमें जो इमोशन को डालते हैं, तो शाहरुख खान तो बेस्ट है। योर बेस्ट प्लेस, जब ये होता हो कि हैंग आउट करना है? मुंबई में कहीं भी? इतना भी टाइम ही नहीं मिल रहा है। मुंबई में? मुंबई में घर पे। घर पे? घर पे अभी सारा हैंग आउट मेरा कैफे पे होता है। कभी लगा वापस चले जाना चाहिए? क्यों लगेगा? नहीं, मुंबई ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मैंने मुंबई को। चलिए आखिरी, आपकी खूबसूरती का राज क्या? सबका प्यार। एक्टिंग और मॉडलिंग की तो चर्चा खूब हुई, राइटिंग को लेकर भी चर्चा होती है। सौम्या क्या लिखती हैं जिसकी चर्चा होती? मैंने जब मेरे लॉकडाउन का समय था, तो उस टाइम पे कुछ काम नहीं बचा था और ऐसा लग रहा था क्या किया जाए। और मैं यहाँ पे काफ़ी ग्रुप्स में मिल भी रही थी, और फिर मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। और मैं फिर एक्टिंग से फिर मैं राइटिंग में थोड़ा सा, मेरा रुचि हमेशा से थी, मुझे लिखना बहुत पसंद था, वो चाहे शायरियाँ हों या फिर कुछ वैसे। और फिर मुझे स्क्रिप्ट का सेंस भी जानना था कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा क्या होना चाहिए। तो मुझे ऐसा था कि मुझे 6 महीने राइटिंग भी करनी है, 6 महीने मुझे प्रोडक्शन भी करना है, मतलब हर चीज़ सीखनी है, पता होना चाहिए। तो फिर राइटिंग के जब मुझे मैं किन्हीं लोगों से मिल रही थी कास्टिंग में और भी बहुत सारे लोगों से, तो उसी बीच मुझे एक ऐसा पता चला कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब जिनकी राइटिंग के लिए सब उत्तराखंड जा रहे हैं। तो मैं फिर उन लोगों से मिली और फिर मुझे ये था कि मुझे सीखना है, तो मैंने असिस्ट किया। और उस दौरान मेरी मुलाकात हुई मिस्टर लकी बिष्ट से, और उनसे मिली मैं, और उनकी जो राइटिंग है आज कुछ समय में, आप आने वाले समय में देखोगे कि क्या कमाल की राइटिंग लिखते हैं। तो मेरी जब मुलाकात हुई लकी से, और
फिर उसके बाद में हमारी पूरी टीम गई थी, हम कुछ 12-15 लोग थे, 5-6 सब्जेक्ट लिखने के लिए हम उत्तराखंड गए थे। और उसी बीच मैंने राइटिंग शुरू की थी, असिस्ट करना शुरू किया था। और धीरे धीरे 2 महीने का हमारा वहाँ पे टूर था। 2 महीने के बाद हम वापस आए और फिर जो सब्जेक्ट हम लिखने गए थे उन्हीं में से कुछ सब्जेक्ट जो हैं आप लोग अभी कुछ टाइम में जल्दी सिनेमा घरों में देखेंगे। और फिर उसके बाद में वापस मुंबई आने के बाद मुझे लगा कि कुछ बिजनेस भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। तो मैंने जितना भी एक्टिंग और भी मैंने बहुत सारे मॉडलिंग्स वगैरह के भी कुछ असाइनमेंट्स थे वो भी किए थे। तो जो थोड़ा सा फंड बचा था तो मैंने क्योंकि राइटिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था और फिर मुझे लगा कि यार अब ना कुछ एक्टिंग तो ठीक है, जब होगा तो अभी कर तो रहे हैं, लेकिन क्यों ना अभी राइटिंग की ओर भी जाएं और प्रोडक्शन की ओर जाएं। फिर हमने एक साल एक सब्जेक्ट लिखा और वो मेरी टीम थी और हम सब मिल करके लिख रहे थे। और लकी बिस्ट भी हमारी टीम का हिस्सा है। और फिर उसके बाद में क्योंकि लकी बिस्ट जिस जगह से और जिस वहाँ जिस दौर से गुजरे हैं और जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनकी जो सर्विसेज रही हैं उसके बारे में तो आज पूरा दुनिया जानता है। तो उनके पास में इतनी सारी कहानियां हैं, इतनी कहानियां कि आप सब्जेक्ट लिखना बंद कर दोगे, उनकी कहानियां खत्म नहीं होंगी और उनका नरेशन क्या कमाल का है। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली लिखने की और मुझे जो स्टोरीज का जो सेंस हुआ, स्क्रिप्ट सेंस हुआ, वो उनसे ही मैंने सीखा है कि किस तरीके से स्टोरीज लिखी जाती हैं, उसका स्क्रीन प्ले कैसा होता है और कैरेक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं। और फिर हमने साथ में फिर मिल करके एक हमारा प्रोडक्शन हाउस है सौम्या पांडे पिक्चर्स, तो उसी के साथ हमने आगे बढ़ाया इस कारवां को राइटिंग के। और हमने एक फिल्म जो है एक स्क्रिप्ट पिच की और उसमें मैंने जो फंड था थोड़ा बहुत मैंने वो शीट फंड इकट्ठा किया था। और एक फिल्म जो है मैं खुद प्रोड्यूस कर रही हूँ, 2 फिल्में हैं एक्चुअली, एक वेब सीरीज है और एक फिल्म है। और वो उसमें हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स और एक्टर्स अभी साथ में मिल करके काम करने वाले हैं। और मैं वन ऑफ द प्रोड्यूसर हूँ उसमें, जिसमें मतलब लोगों ने उनके गानों पर उनके फिल्मों पर बहुत धूम मचाई है। तो मेरा टचवुड सबका इतना अच्छा आशीर्वाद रहा, सफ़र रहा। आज कुछ समय में मेरी एक फिल्म और एक वेब सीरीज जल्द ही आने वाली है। बिल्कुल, दर्शक बताएंगे कि कैसी है फिल्म देखने के बाद। लेकिन अभी इसके अलावा और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है आपके? मेरा एक्चुअली में मेरे अभी मार्केट में कम से कम इंडस्ट्री में 7 to 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे प्रोडक्शन हाउस से रिलीज हो मतलब स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमने कई सारे स्टूडियोज में और OTTs में पिच किए हैं और साथ में मिलकर के कोलैब कर रहे हैं और एज ए को प्रोड्यूसर या जो भी वन ऑफ प्रोड्यूसर हम भी आ रहे हैं। और जितने भी यंगस्टर्स हैं जो हमारे आज देखा जाता है कंटेंट जो आ रहा है मार्केट में, तो हमारे कंटेंट जो है वो एक अलग ही रहेंगे और वो जब आएंगे तो ऑडियंस उनको बहुत प्यार करेगी। क्योंकि कई सारे हमारा ऐसा जॉनर है वो थोड़ा सा हम ट्राई कर रहे हैं थोड़ा सा अलग बनाएं। और जो स्पाइनोस की फिल्में हैं जो एक्चुअली में लकी बिस्ट के जो फैन है, जो सर उनके फैन है, वो उनको बहुत पसंद आएगी। तो स्पाइस मूवीज और एक्शन ड्रामा कॉमेडी सारे मसाला लेकर के हम आ रहे हैं। और बस सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ प्यार दीजिएगा और एक छोटी सी आपकी जानने वाली समझ लीजिए, हमेशा प्यार देकर के इसको आगे बढ़ाएगा। और बहुत सारे लोग हैं जिनको हम चाहते हैं अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए काम दें और जितना हो सके अवेयरनेस चीज़ों को लेकर के फिल्मों के जरिए या फिर किसी और चीज़ों के जरिए कैंपेन के जरिए हम उनको आगे प्रोत्साहित करते रहें। जी, एक वैसे मैंने आपके उत्तराखंड का भी क्योंकि चैनल आपका उत्तराखंड से है, नहीं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूरा नेशनल इंटरनेशनल, तो मैंने एक दुदुली सॉन्ग भी किया है वहाँ का। अच्छा, कुमाऊं सॉन्ग है। तो वो भी बहुत मजेदार था और वहाँ से क्योंकि मेरा एक बार कनेक्शन वहाँ से हो गया है तो मैं भी बहुत कनेक्ट फील करती हूँ आप पहाड़ियों से। और बहुत ही हम फैमिली है एक्चुअली, चाहे वो कहीं से भी हो, इंडिया, वी आर इंडियंस। बिल्कुल। जो युवा इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं खास करके लड़कियां, क्या सोच कर रहे हैं? मेरे ख्याल से अगर आप आना चाहते हैं तो पहले आप ये सोच करके आइए कि अगर आप आ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आएं।
कि आपको फिर यहाँ पर आने के बाद ये ना लगे कि मेरे पास में पैसे नहीं हैं, क्योंकि आप अपने होम टाउन से आओगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं मिल सकती हैं जो मैंने फेस की हैं, जो मेरे पास में उस टाइम पे अवेलेबल थी, बट मुझे लगता था नहीं अभी नहीं, बाद में करूँगी, अभी तो है, अभी नहीं, बाद में वहाँ पे जाऊँगी। तो फीस आप जो है, जो पैसे आप यहाँ मुंबई में आकर के ना सोचे कि आप मुंबई में जाओगे या बड़ी सिटीज़ में जाओगे तो आप वहाँ पे सीखोगे। बेटर है कि आप जहाँ से भी आ रहे हो वहाँ से आप सीख करके आओ। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी, लेकिन तैयारी पूरी करके आइए। और ये मत सोचिए कि अगर आपको 1 महीने, कुछ लोग होते हैं जो मैंने देखा है 2 महीने 3 महीने रहते हैं और फिर बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा, चले जाते हैं। तो आप ये मत सोच के आओ कि आपका 2 महीने या 3 महीने में चीज़ें हो जाएंगी। आपको हो सकता है 3 साल 4 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है अगर देखा जाए। लेकिन आपको ये सोच के आना है कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपको वापस जाना है। आपको ये सोचना है आपको यहीं रहना है, आपको काम करना है, आपको चाहे 10 साल भी लग जाए, लेकिन अगर आए हो तो पूरा मकसद बना कर आओ, वरना मत आओ। ठीक है। कभी सोचती हैं कि कभी प्रतापगढ़, लालगंज, झारा वापस जाना है, घूम टहल के आना है? हाँ, मतलब पहले ऐसा होता था कि समर में छुट्टियां होती थी तो हम घर जाते थे, गांव जाते थे। और फिर उसके बाद में जैसे ही बाहर निकली, कॉलेज वगैरह करने लगी, तो इतना टाइम नहीं मिलता है जाने का। बट वहाँ के खेत बहुत याद आते हैं, वहाँ के जो कच्चे घर हैं बहुत याद आते हैं। और मेरी नानी का घर तो पूरा अब कच्चा बदल ही गया है। पूरा? हाँ, लेकिन मेरी नानी का घर तो अभी मतलब अभी भी कच्चा ही है, तो अभी काम चल रहा है वहाँ पे। तो अभी भी मतलब वो जो रॉ जो चीजें हैं ना वहाँ पे, वो आज भी, आप कितना भी शहर में हो लो, कितना भी मॉडर्न हम बन जाएंगे, लेकिन वो जो खुशबू मिट्टी की आती है, वो जो हरे हरे खेत दिखते हैं, सरसों के बागान दिखते हैं, वो सब चीजें, कटहल के पेड़, करौंदे, ये सब चीजें यहाँ कहीं नहीं मिलती हैं। आज भी हम इतना घूम करके आ जाते हैं, लेकिन फिर भी यही सोचते हैं कि यार गाँव जाना है, वहाँ की ठंडी हवा खानी है, खुला वातावरण चाहिए। तो आखिरी बार कब गए थे? हाँ जी, आखिरी बार कब गए थे? आखिरी बार मैं गई हूँ 2 साल पहले, मेरे भाई की शादी थी तब गई थी मैं। चलिए, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ एक्टर, मॉडल और प्रोड्यूसर और किस्मत कनेक्शन की मालिक सौम्या पांडे। प्रतापगढ़ से निकलकर मध्य प्रदेश जबलपुर, फिर उसके बाद मुंबई, फिर साउथ की इंडस्ट्री, हर जगह काम कर रही हैं और शानदार काम कर रही हैं। अब बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और बने रहेगा एनएफ न्यूज़ पर। नमस्कार।